आप देख रहे हैं सुधीर और मिस्टर सुधीर के साथ। ऐसी भूतिया कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। मैकू को कार चलाना आता था और उसे दूर दूर की यात्राएं करना और भी पसंद था। मैकू की बगल वाली सीट पर उसका जिगरी दोस्त रमेश बैठा था। वे दोनों नवी मुंबई से मध्य प्रदेश में माता मैहर देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। मैकू के घर वालों ने लाख समझाया कि बेटा, इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र कर लो, पर मैकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से जाने लगा। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे और कार अपने फुल रफ्तार में भागे जा रही थी। रह रह कर इक्के दुक्के ट्रक आदि नजर आ रहे थे। तभी अचानक कार बीच रास्ते में ही बंद हो गई। मैकू कार से नीचे उतरा और कार का बोनट खोलकर देखने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा रहा। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद मैकू ने रमेश से कार चालू करने के लिए कहा, पर यह क्या, रमेश तो बार बार चाबी घुमा रहा था, पर कार स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। इतनी रात को वे दोनों सुनसान हाईवे पर अकेले क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वह सड़क पर खड़े होकर इक्की दुक्की आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान रास्ता होने के कारण कोई रिस्क न लेना चाहता हूँ, क्योंकि हाईवे पर रात को लूटपाट की घटनाएं आम थीं। तभी अचानक उसके पास एक कार आकर रुकती है। बाबा आदम की समय की कार लग रही थी, या फिर यूँ कहें कि जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास पहुंच गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन तीनों में से एक महिला और एक किशोरी बैठे थे। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहा कि मेरी कार खराब हो गई है, अगर कहीं आसपास बस्ती या गैरेज हो तो हमें वहां तक छोड़ दें। मैकू की बात सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिग्गी में से एक पतला वायर निकालता है। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वह ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध दिया था। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टीयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टीयरिंग सीट पर बैठते ही रमेश भी मैकू की बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वह पुरानी कार एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश अब निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने रुकी। मैकू और रमेश अपनी कार से बाहर निकलते हैं। दूसरे कार से उसका ड्राइवर बाहर निकला और दबे आवाज़ में बोलता है कि आप लोग अंदर चलें, अभी मैकेनिक को बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते पर निकल जाइएगा। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ पुरानी हवेली के अंदर चले गए। हवेली बहुत बड़ी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। और एक बात मैकू और रमेश को चौंकाने वाली थी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए यह हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह झालर लटके हुए थे, अजीब प्रकार की बू भी आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली में अंदर ही अंदर आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक हाथ में चिराग लिए हुए एक अंधेड़ उम्र की महिला आई, जो थोड़ी सी डरावनी लग रही थी। उसने इशारे में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वह ड्राइवर मैकू और रमेश को उस अंधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद दूसरी तरफ चला गया। वह अंधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हो गई। यह कमरा काफ़ी अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात यह लग रही थी कि
इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर कमरा कैसे हो सकता है। वह कमरा दुधिया प्रकाश से भरा हुआ था, पर यह प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। मैकू और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थीं। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 15 से 20 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू तो कहीं पैगों का दौर चल रहा था। मैकू तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था, रात बिरात कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेतों पर विश्वास तो था, पर वह एक निडर स्वभाव का था। वह अपने आप को माँ मैहर वाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और साल में कम से कम 2 बार माँ के दर्शन के लिए अवश्य जाता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकती रहती थी और साथ ही उसके शर्ट की ऊपरी जेब में छोटा सा दुर्गा चालीसा था। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज मैकू को लगने लगा था कि वह और उसका दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब सा चौंकाने वाला होता लग रहा था। मैकू फिर भी डरा नहीं, हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और इशारे में यह भी कहा कि तुम कसकर मेरा हाथ पकड़े रहना और डरना तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो यह बात थी। अब मैकू और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वही पास में ही एक आलीशान शीशा लगा था। मैकू रह रह कर कंछी आंखों से उस शीशे में देख रहा था। शायद मैकू रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। मैकू ने रमेश को शीशे में देखने का इशारा किया। अरे यह क्या? रमेश ने ज्यों ही उस शीशे में देखा, उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। भय से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। दरअसल उस कमरे में चलते फिरते अच्छे लोग शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतना भयानक कि रमेश का कलेजा उसके मुंह में आ गया। वह पसीने से पूरी तरह भीग गया। शीशे में उसने यह भी देखा कि सब लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वह खून जैसा लग रहा है। वह लोग जो पी रहे हैं वह किसी की मांस या हड्डी लग रही है। वह तो पूरी तरह से परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना असंभव है। अभी वे आपस में कुछ बातें कर पाते। तभी एक बूढ़ा आदमी बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनके पास आया। वह कंबल ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 3-4 सेवक टाइप के लोग आए जो कि भूत थे। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए मैकू से बोला कि आज हमारी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि आप दोनों लोग आए हुए हैं। हमारी पोती का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजशाही कपड़े पहनने होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि पास के कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लें। यह बात कहते ही वह बूढ़ा आदमी बार बार मैकू के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती वह भयभीत लगने लगता। अरे तभी वहाँ एक खूबसूरत किशोरी आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली कि दादाजी मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट देंगे। वह बूढ़ा हंसा और मैकू तथा रमेश की ओर देखकर बोला कि बेटा मैं तुझे आज ऐसा गिफ्ट दूंगा कि खुशी के मारे तू झूम उठेगी। इतना कहकर वह बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी से पूरी हवेली हंसने लगी। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर मैकू अभी भी डरा नहीं और रमेश का हाथ पकड़कर कपड़ा बदलने के लिए पास के बताए कमरे में तेजी से चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे कपड़े उतारने लगा तो रमेश ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर रमेश, अपने कपड़े पहन कर रख। और साथ ही उसने अपनी जेब में रखे दुर्गा चालीसा को निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत। देखा नहीं कि मेरे गले की माला को देखकर वह बूढ़ा कैसे भयभीत लग रहा था। अब उन दोनों ने
वहाँ रखे कीमती राजशाही कपड़े को अपने पहने हुए कपड़े के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद महकू ने रमेश का हाथ पकड़ते हुए कहा कि तो डरना मत, हम दोनों के साथ माँ मैहर वाली हैं और उनके रहते ये भूत प्रेत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वे दोनों कमरे से निकलकर फिर उसी बड़े कमरे में सोफे पर आकर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर शीशे में देखने पर वह एक महाकुरूप डरावनी साया के रूप में तब्दील हो जा रही थी। वह किशोरी प्रसन्न मन से महकू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अरे यह क्या! कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस किशोरी को 440 वोल्ट का झटका लगा हो। अभी कोई कुछ समझ पाता, तब तक वह दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया था। महकू सब समझ रहा था कि यह सब उसके गले में लटक रही माला के कारण हुआ है। उस किशोरी के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वह बूढ़ा दौड़कर महकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज़ में डरते हुए बोला कि मैंने आपसे कहा था ना कि अपने कपड़े उतार कर हमारे कपड़े पहनिएगा, पर आपने नहीं माना। आप जो अपने गले में माला पहने हैं उसे भी उतार कर रख दीजिए। हमारे यहाँ यही प्रथा है। महकू ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा कि मैं किसी भी हालत में इस माले को नहीं उतारूंगा। और इतना कहते ही वह रमेश का हाथ और कसकर पकड़े खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का माहौल पूरी तरह से भयानक हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे वे लोग अब भयानक दिखने लग गए थे। कुछ लोगों के तो बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए थे, तो कुछ अजीब सा हरकत करते हुए महकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। महकू ने रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही यह भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और साहस के साथ इनका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद वे दोनों फिर वही सोफे पर बैठकर दुर्गा चालीसा पढ़ने लगे। उनके आसपास में बहुत सारी आवाज़ें आ रही थीं। इन सबको ध्यान न देकर वे सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ने पर ध्यान दे रहे थे। कुछ समय के बाद आवाज़ें आना बंद हो गया। अब बस सब भूत प्रेत वहाँ से गायब हो गए थे और उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। अरे हवेली भी तो नहीं थी, तो क्या वे दोनों सपना देख रहे थे? खैर, वे दोनों वहाँ से उठे और चलने के लिए तैयार हो गए और सुबह होने वाली थी। तभी महकू कार के पास पहुँच गया और दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट किया और कार तुरंत स्टार्ट हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वे जंगल से निकलकर एक कच्चे रास्ते पर निकल चुके थे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें एक चाय की टपरी दिखाई दी। महकू ने वहां अपनी कार को रोक दी और कार से उतरकर उस टपरी में आ गए। टपरी में आते ही दुकानदार थोड़ा डर से महकू की तरफ देखकर बोला, साहब आप लोग सुबह सुबह इस जंगल में से कहाँ से आ रहे हैं? महकू एक टूटी ब्रेंच पर बैठते हुए अंत तक की सारी घटना उस दुकानदार को सुना दी। एक लंबी सांस लेते हुए दुकानदार बोला, अच्छा हुआ कि आप लोग सही सलामत बच गए, नहीं तो कई सारे लोग इन भूतों के ऐसे शिकार हुए कि या तो वे पागल हो गए या तो बड़ी बीमारी का शिकार।